स्टूडेंट्स, हम आज की क्लास शुरू करें उससे पहले कल की क्लास के कुछ प्रश्न पूछ लेता हूं मैं। पहला प्रश्न बताओ, प्रताप सिंह बारहट की मृत्यु किस केंद्रीय जेल में हुई थी? सभी जवाब देंगे। प्रताप सिंह बारहट की मृत्यु किस केंद्रीय जेल में हुई थी? किस में हुई थी? बरेली, उत्तर प्रदेश। बरेली, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न बताओ, कौन प्रसिद्ध क्रांतिकारी अमर सिंह बैरागी के रूप में छद्मवेश में डूंगरपुर, बांसवाड़ा व मालवा में घूमते रहे? क्या उत्तर होगा? जोरावर सिंह बारहट। जोरावर सिंह बारहट। अगला प्रश्न बताओ, ये बताओ, हार्डिंग पर दिल्ली में 23 दिसंबर 1912 को बम किस क्रांतिकारी ने फेंका था? इसका उत्तर हो जाएगा जोरावर सिंह बारहट। जोरावर सिंह बारहट। तीसरा प्रश्न बताओ, ये बताओ, चेतावनी राचुंगटिया किसने लिखा? केसरी सिंह बारहट। केसरी सिंह बारहट। अगला प्रश्न बताओ, नवीन राजस्थान समाचार पत्र विजय सिंह पथिक ने कहाँ से निकाला? नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र विजय सिंह पथिक ने कहाँ से निकाला? कहाँ से निकाला? अजमेर से। अजमेर से। अगला प्रश्न है, राजस्थान केसरी समाचार पत्र विजय सिंह पथिक द्वारा कहाँ से निकाला गया? वर्धा, महाराष्ट्र। वर्धा, महाराष्ट्र। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई? राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब व कहाँ की गई? कब की गई? 1919। कहाँ? वर्धा, महाराष्ट्र। वर्धा, महाराष्ट्र। एक बात आपको और बता दूं, ये जो राजस्थान सेवा संघ है, इसी संगठन ने राजस्थान में जो भी किसान आंदोलन हुए हैं, विशेष रूप से बिजोलिया, बेंगू, बिजोलिया किसान आंदोलन में किसानों का जो प्रतिनिधित्व है वो इसी राजस्थान सेवा संघ ने किया था। अगला प्रश्न बताओ, ये बताओ, वर्धमान विद्यालय की स्थापना 1907 में कहाँ की गई? जयपुर में अर्जुनलाल सेठी। चलिए एक प्रश्न और बता दो, ये बताओ, विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार करके किस जेल में रखा जहाँ से ये फरार होकर के भूप सिंह से विजय सिंह पथिक बने थे? टाडगढ़ जेल, अजमेर। टाडगढ़ दुर्ग में जेल बनाई गई थी अजमेर से। चलो, आप लोगों ने अच्छा कर रखा है टॉपिक। आज हम आगे बढ़ते हैं। आज हम लेते हैं हरिबाऊ उपाध्याय। हरिबाऊ उपाध्याय। हरिबाऊ उपाध्याय थे, ये मध्य प्रदेश ग्वालियर, मध्य प्रदेश ग्वालियर में इनका जन्म हुआ था। जगह है बोरासा नामक स्थान पर 1893 में, और इन्होंने अजमेर को अपनी कर्म भूमि बनाई। अजमेर में इनकी राजनीतिक गतिविधियां होती हैं, और हरिबाऊ उपाध्याय को दा साहब के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? दा साहब। इन्होंने, हरिबाऊ उपाध्याय ने काशी से औदुंबर नामक पत्रिका का प्रारंभ किया। तो एक पत्रिका आप याद कर लोगे, कौन सी? औदुंबर। और कहाँ से निकाली थी ये? काशी से औदुंबर नामक पत्रिका का प्रारंभ किया। अच्छा, हरिबाऊ उपाध्याय ने शिक्षा व ज्ञान के प्रचार हेतु, जनता में शिक्षा व ज्ञान का प्रचार हो, इसके लिए 1925 में अजमेर में सस्ता साहित्य मंडल की स्थापना की।
लोगों को साहित्य सस्ता मिल जाए, जिससे पढ़ सकें, पढ़ने के बाद में ज्ञान, शिक्षा व ज्ञान मिले। तो ये उस समय बड़ी उपलब्धि थी हरिबाऊ उपाध्याय की। और एक वेरी वेरी इम्पोर्टेंट लगा के लिखोगे, 1927 में हाटुंडी अजमेर में महिला शिक्षा सदन की स्थापना की। ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है। महिला शिक्षा सदन की स्थापना किसने की? हरिबाऊ उपाध्याय ने। कहाँ की? हटुंडी अजमेर में। कब की? 1927 में। अच्छा, ये क्योंकि महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, तो इसको हम इम्पोर्टेंट कर लेंगे। हरिबाऊ उपाध्याय ने पुस्तकें भी लिखी। सर्वोदय की बुनियाद, पहली पुस्तक कौन सी थी? सर्वोदय की बुनियाद। और दूसरी है युग धर्म। किताबें तो बहुत सी लिखी, पर हम केवल 2 याद करेंगे, सर्वोदय की बुनियाद और युग धर्म। आगे देखो, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह प्रारंभ किया था 1930 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन में। आपको ध्यान होगा 12 मार्च 1930 से दांडी मार्च प्रारंभ किया था और 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़ करके अपना यह आंदोलन प्रारंभ किया था। तो उसी गांधी जी के आंदोलन में, नमक सत्याग्रह में राजस्थान के प्रथम डिक्टेटर बने। एक इसी प्रश्न को इस तरह भी पूछ सकते हैं, अजमेर में गांधी जी के नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? हरिबाऊ उपाध्याय। तो ये नमक सत्याग्रह में राजस्थान के प्रथम डिक्टेटर बने। अजमेर मेरवाड़ा इनका क्षेत्र था, तो अजमेर मेरवाड़ा के मुख्यमंत्री रहे। चलिए सब, ये हो गए हमारे हरिबाऊ उपाध्याय। एक बार आप लोग हरिबाऊ उपाध्याय में कौन से प्रश्न करने हैं वो आप बता दोगे। देखो, सबसे पहला प्रश्न तो कौन सा करोगे? हरिबाऊ उपाध्याय का पहला प्रश्न है, खूब इम्पोर्टेंट की दृष्टि लें तो 1927 में हाटुंडी अजमेर में महिला शिक्षा सदन की स्थापना की। दूसरा प्रश्न, 1925 में साहित्य मंडल की स्थापना की। साहित्य मंडल की स्थापना की। ये 2 प्रश्न इम्पोर्टेंट। चलिए अब हम आगे चलते हैं। हरिबाऊ उपाध्याय के बाद में आज लेते हैं हम गोपाल सिंह खरवा। गोपाल सिंह खरवा, तो गोपाल सिंह खरवा को ध्यान से सुनेंगे। ये जो गोपाल सिंह खरवा हैं, इनका पहले भी आप नाम सुन चुके हो। केसरी सिंह बारहट, जोरावर सिंह बारहट, उनसे संबंधित थे। किस तरह से? जो एक बात सुने, रास बिहारी बोस जो भारत के प्रथम चरण के प्रमुख क्रांतिकारी थे, उन्होंने पूरे देश में सशस्त्र क्रांति की योजना बनाई थी, जिसको हमने पिछली क्लास में पढ़ चुके थे। सशस्त्र क्रांति की योजना बनाई थी। तो उसी सशस्त्र क्रांति में राजपुताना में विजय सिंह को पथिक भेजा था और राजपुताना में ये कहा गया था कि आप राव गोपाल सिंह खरवा से मदद लो। तो राव गोपाल सिंह खरवा के पास विजय सिंह पथिक आए थे। रास बिहारी बोस राव गोपाल सिंह खरवा से मिले थे। इनका मिलकर के बड़ा प्लान था कि प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है और इस प्रथम विश्व युद्ध में क्यों न अंग्रेजों के खिलाफ एक बड़ी कार्यवाही या बड़ी क्रांति की जाए। तो उनमें राजस्थान की जो जिम्मेदारी दी थी वो दी थी राव गोपाल सिंह खरवा को। अजमेर, नसीराबाद, इन पर कौन अधिकार करेंगे? राव गोपाल सिंह खरवा। और दामोदर दास राठे को दिया था ब्यावर
पर अधिकार करने की जिम्मेदारी दी थी। और इन्हीं की सहायता के लिए कौन आए थे? विजय सिंह पथिक। तो राव गोपाल सिंह खरवा राजस्थान के प्रसिद्ध क्रांतिकारियों में रहे हैं और अपना पूरा जीवन क्रांति में लगा दिया। इनका जो जन्म है ये हुआ है 19 अक्टूबर 1883 को, 1873। अच्छा, गाँव हुआ है खरवा में। खरवा अजमेर में एक ठिकाना है, खरवा अजमेर में ठिकाना है। और ये किसका ठिकाना था? मेवाड़ का। खरवा मेवाड़ का ठिकाना था, मेवाड़ का ठिकाना। और इस ठिकाने के ठिकानेदार कौन बने थे? राव गोपाल सिंह। राव गोपाल सिंह इस ठिकाने के ठिकानेदार थे। अच्छा, एक प्रश्न हम ये याद करेंगे, जो 21 फरवरी 1915 को सशस्त्र क्रांति में भाग लिया, क्रांति में भाग लिया। इन्होंने क्या किया था? काफ़ी तो हथियार इकट्ठे कर लिए थे राव गोपाल सिंह खरवा ने। काफ़ी युवाओं को क्रांति के लिए सेना में भर्ती कर लिया था, परंतु यह क्रांति नहीं हो पाई। और कृपाल सिंह नामक व्यक्ति ने भारत सरकार को सूचना दे दी, सबकी डिटेल दे दी। तो इन राव गोपाल सिंह खरवा पर भी छापा पड़ा, राव गोपाल सिंह खरवा भी गिरफ्तार कर लिए गए। पर राव गोपाल सिंह खरवा ने हथियार छुपा दिए थे और ये क्रांतिकारी थे वो भी नहीं पकड़ में आए थे। और राव गोपाल सिंह खरवा को टोडगढ़ जेल अजमेर में रखा गया। हमने पढ़ा था ना, विजय सिंह पथिक को इस जेल में रखा गया था, उसी टोडगढ़ जेल में इनको गोपाल सिंह खरवा को भी रखा गया। अच्छा, और गोपाल सिंह खरवा पे फिर क्या करती है ब्रिटिश सरकार? जो गोपाल सिंह खरवा और विजय सिंह को हंसाने के लिए ये जो सशस्त्र क्रांति थी, सशस्त्र क्रांति 21 फरवरी 1915, इसके लिए ब्रिटिश सरकार ने इस क्रांति में जिन्होंने भाग लिया था, जिनको गिरफ्तार कर लिया गया था, हालांकि इस क्रांति में रास बिहारी बोस भी गिरफ्तार नहीं हो पाए थे। अच्छा, उन पर लाहौर षड्यंत्र केस चलाया था, लाहौर षड्यंत्र केस। आपको ध्यान होगा सरदार भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को भी लाहौर षड्यंत्र केस के तहत ही फांसी दी गई थी। 23 मार्च 1931 को सरदार भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव को लाहौर षड्यंत्र केस के तहत ही फांसी दी गई थी। पर वो लाहौर के षड्यंत्र द्वितीय था जो फांसी की सजा दी गई थी। और ये जिन्होंने ये सशस्त्र क्रांति की योजना बनाई थी वो था लाहौर षड्यंत्र केस फर्स्ट। ये 1915 का है। ये कब का है? 1915 का। अच्छा, इस लाहौर षड्यंत्र केस में ही ब्रिटिश सरकार राव गोपाल सिंह खरवा को भी फंसाना चाह रही थी। तब राव गोपाल सिंह खरवा और विजय सिंह पथिक ये दोनों ही इस टाडगढ़ जेल से बाहर निकल गए थे। अच्छा, एक गोपाल सिंह खरवा पर हम पहले चर्चा कर चुके हैं। कौन सा प्रश्न था? प्रश्न ये था गोपाल सिंह खरवा का कि 1903 में मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह दिल्ली दरबार में जा रहे थे। अच्छा, इन्हीं को
सरेरी, यह है नशीराबाद अजमेर में, सरेरी रेलवे स्टेशन पर केसरी सिंह बारहट के लिखे हुए 13 डिंगल शॉर्ट इन्होंने दिए थे, या यूं कहें चेतावनी रा चुंगटिया, चेतावनी रा चुंगटिया, वो मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को इन्हीं ने दिए थे। अच्छा, बाद में इनको राव गोपाल सिंह खरवा को सरकार ने गिरफ्तार भी कर लिया था और इन्हें गिरफ्तार करके शाहजहाँपुर जेल, शाहजहाँपुर जेल कहाँ है? बिहार, ये नोट कर लोगे आप। इन्हें गिरफ्तार करके शाहजहाँपुर जेल में बिहार में भेजा गया। शाहजहाँपुर, शाहजहाँपुर, और ये जेल कहाँ भेजा गया था? बिहार। अच्छा, आप एक बात बताओ, अर्जुन लाल सेठी थे, अर्जुन लाल सेठी, इनको कहाँ भेजा गया था सजा दे करके? इनको भेजा गया था, बताओ, हाँ याद है तो, वेल्लूर कर्नाटक, वेल्लूर कर्नाटक। अच्छा, एक और बता दो, केसरी सिंह बारहट को, केसरी सिंह बारहट को कहाँ भेजा गया था? ध्यान हो तो, केसरी सिंह बारहट को किस जेल में भेजा गया था? कौन बताता है? बताएं, केसरी सिंह बारहट को किस जेल में भेजा गया? किसका जवाब आता है? केसरी सिंह बारहट को चलिए, बिल्कुल ठीक है, ये है हजारीबाग, हजारीबाग जेल, और ये कहाँ थी? झारखंड। हजारीबाग जेल कहाँ थी? झारखंड। तो देखो, 3 प्रसिद्ध क्रांतिकारी हो गए, अर्जुन लाल सेठी को वेल्लूर कर्नाटक में, और केसरी सिंह बारहट को, केसरी सिंह बारहट को हजारीबाग जेल झारखंड, और गोपाल सिंह खरवा को, गोपाल सिंह खरवा को शाहजहाँपुर बिहार, शाहजहाँपुर बिहार। चलिए, फिर बाद में गोपाल सिंह खरवा को ब्रिटिश सरकार गिरफ्तार कर लेती है, इनको सजा देती है 2 वर्ष के लिए, और शाहजहाँपुर बिहार भेजती है। केसरी सिंह बारहट ने, केसरी सिंह बारहट ने गोपाल सिंह खरवा के बारे में लिखा है, हम पढ़ चुके हैं। केसरी सिंह बारहट पत्रकार, स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षक, साहित्यकार, काफ़ी विद्वान थे। तो केसरी सिंह बारहट ने लिखा, क्या लिखा? रहोलाल पांचाल में, महाराष्ट्र में बाल, राजत राजस्थान में, गौरव में गोपाल। इसका मतलब ये हो गया, पांचाल पंजाब में तो कौन थे? लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय शेरे पंजाब, और महाराष्ट्र में कौन थे? बाल, बाल गंगाधर तिलक, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेके रहूँगा। और राजस्थान में कौन था? गोपाल सिंह खरवा। अब आप देख लो, गोपाल सिंह खरवा की तुलना लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक के साथ की है। किन्होंने? केसरी सिंह बारहट। बहुत बड़ा योगदान था, अपना जीवन ही दांव पर लगा दिया, सब कुछ सुविधाएं थी इन लोगों के पास, फिर भी संघर्ष किया। तो केसरी सिंह बारहट का क्या कथन है? रहोलाल पांचाल में, महाराष्ट्र में बाल, राजत राजस्थान में, गौरव में गोपाल। चलिए, अब हम आगे चलते हैं। केसरी गोपाल सिंह खरवा में कौन से प्रश्न करोगे? गोपाल सिंह खरवा का प्रश्न हो गया, किस ठिकाना के थे? खरवा के। अच्छा, दूसरा, कहाँ जेल में गिरफ्तार किया था? टोडगढ़ जेल में।
21 फरवरी 1915 की सशस्त्र क्रांति में राजस्थान में अजमेर नशीराबाद में अधिकार करने का जिम्मेदारी किसे दी गई थी? गोपाल सिंह खरवा को। चलिए साहब, इनको कहाँ जेल में रखा गया? शाहजहाँपुर में। किस जेल से भागे थे? टोडगढ़ जेल अजमेर से। चलिए अब हम देखते हैं मोहनलाल सुखाड़ी। अच्छा, एक प्रश्न हम और करेंगे। किनका? गोपाल सिंह खरवा का। 30 मार्च 1889 को भारत सरकार के संचार मंत्रालय ने इन पर डाक टिकट जारी किया। चलिए साहब, ये राजस्थान के गोपाल सिंह खरवा थे, जिन पर 30 मार्च 1989 करेंगे सब 1989 30 मार्च 1989 में भारत सरकार के संचार मंत्रालय ने डाक टिकट जारी किया। अब आ जाओ मोहनलाल सुखाड़िया। देखो, मोहनलाल सुखाड़िया के बारे में आप बहुत जानते हो, इम्पोर्टेंट है। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री तो माना जाता है हीरालाल शास्त्री को, और राजस्थान का प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री माना जाता है टिक्काराम पालीवाल को। अच्छा साहब, देखो, हीरालाल शास्त्री आ गए, टिक्काराम पालीवाल आ गए, फिर जयनारायण व्यास थे जो राजस्थान के मुख्यमंत्री। पर सबसे लंबा जो पीरियड है वो मोहनलाल सुखाड़िया का है, और आधुनिक राजस्थान के निर्माता भी मोहनलाल सुखाड़िया कहलाते हैं। मोहनलाल सुखाड़िया का जन्म नाथ द्वारा वर्तमान में किस जिले में है? राजसमंद में 1916 में हुआ था। नाथ द्वारा 1916 में हुआ था। एक इम्पोर्टेंट प्रश्न लगाएंगे, आधुनिक राजस्थान के निर्माता। चाहे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो, ये आधुनिक राजस्थान के निर्माता कहलाते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक लंबे समय तक 1954 से 1971 तक 17 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे थे। अब देखो, 1954 से 1971 की जो राजस्थान की गतिविधियां आ जाएंगी इन्हीं के काल में आ जाएंगे। जैसे राजस्थान में जागीरदारी प्रथा का उन्मूलन किया गया था, इन्हीं के काल में। राजस्थान में पंचायती राज 2 अक्टूबर 1959 को नागौर से शुरू किया था, वो भी इन्हीं के काल में किया गया था। राजस्थान का एकीकरण पढ़ते हैं अपने वर्तमान स्वरूप में 1 नवंबर 1956 इन्हीं के काल में हुआ था। तो ये है हमारे मोहनलाल सुखाड़िया। कौन सा प्रश्न याद करोगे? आधुनिक राजस्थान के निर्माता। राजस्थान में सर्वाधिक लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे। 2 प्रश्न ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, ये पंचायती राज में आ जाता है। 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज का श्री गणेश किया। बाकी इनका जो कार्यस्थली थी वो उदयपुर हो गई थी। नाथ द्वारा पहले उदयपुर में ही था। चलिए सब, अब हम अगले लेते हैं सेठ जमनालाल बजाज। चलिए सब, सेठ जमनालाल बजाज पे चर्चा करते हैं। सेठ जमनालाल बजाज हैं। एक प्रश्न तो सबको याद रहता है, खूब पूछा जाता है। कौन सा? गांधी जी के 5वें पुत्र। गांधी जी के 4 पुत्र थे, और ये गांधी जी के कौन से पुत्र कहलाते हैं? 5वें। गांधी जी के 5वें पुत्र। जमनालाल बजाज का जन्म काशी का वास सीकर में 1889 में हुआ था। सेठ जमनालाल बजाज व्यापारी थे।
क्रांतिकारी भी थे और काफ़ी धन क्रांतिकारियों की सहायता के लिए इन्होंने दिया था। और इसीलिए इम्पोर्टेंट लगा के लिखेंगे, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ये राजस्थान के भामाशाह कहलाते हैं। सेठ जमनालाल बजाज राजस्थान के भामाशाह कहलाते हैं। एक ये गांधी जी के 5वें पुत्र, इसको भी इम्पोर्टेंट लगा लो, गांधी जी के 5वें पुत्र। नए बच्चों के तो फिर भी थोड़ा सा याद करने में नए नए लग रहे हैं। गांधी जी के 5वें पुत्र कौन? सेठ जमनालाल बजाज। राजस्थान के भामाशाह कौन? सेठ जमनालाल बजाज। पुराने स्टूडेंट है उनको तो सब कुछ याद रहता है। कल बेनीवाल कह रहा था, सर मेरे प्रश्नों की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हो। भाई आपके सारे प्रश्न याद ही हैं, है ना। गांधी जी के 5वें पुत्र कौन हो गए? सेठ जमनालाल बजाज। और राजस्थान के भामाशाह भी कौन हो गए? सेठ जमनालाल बजाज। अच्छा आगे देखो, एक इम्पोर्टेंट प्रश्न एग्जाम में पूछा हुआ है। अब जब गांधी जी के 5वें पुत्र, इसका मतलब गांधी जी से बहुत अधिक प्रभावित थे और गांधी जी से संपर्क में भी थे। तो सेठ जमनालाल बजाज ने वर्धा कहाँ है? महाराष्ट्र में। वर्धा महाराष्ट्र में 1921 में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। वर्धा में महाराष्ट्र में 1921 में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की और विनोबा भावे को अपना गुरु बनाया। तो जमनालाल बजाज ने अपना गुरु किसे बनाया? विनोबा भावे को। अच्छा अब एक प्रश्न और देखो, आपने पढ़ा है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था। उस समय जमनालाल बजाज ने अपनी एक प्रसिद्ध उपाधि लौटाई थी। आप बताओ कौन सी उपाधि लौटाई थी? आपको एक चीज मैं बता दूं, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब का है बताओ? 1919 का, 13 अप्रैल 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड। इस जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में एक तो सर और एक नाइटहुड, ये दो उपाधियां लौटाई थी। किसने लौटाई थी? ये लौटाई थी, हाँ यही बताना है आपको। सर व नाइटहुड की उपाधियां जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 के विरोध में किसने लौटाई थी? ये लौटाई थी रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने। इसी समय गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद के सदस्य थे शंकर नारायण, उन्होंने अपना त्यागपत्र दिया था। खैर अब तो ये बता दो जमनालाल बजाज ने कौन सी उपाधि लौटाई थी? सुनो, ये तो बात करी हमने जलियांवाले बाग हत्याकांड की 1919 की। गांधी जी का सविनय अवज्ञा नहीं, ये तो था 1930 से 1934, 1930 से 1934, और ये था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन। गांधी जी का असहयोग आंदोलन कब से कब था? 1920 से 1922। इस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने तो लौटाई थी केसर-ए-हिंद, केसर-ए-हिंद, और दूसरी उपाधि थी जुल्लू युद्ध पदक, तीसरी थी बोवर युद्ध पदक। ये तो लौटाई थी गांधी जी ने। और इसी समय जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था, सेठ जमनालाल बजाज ने कौन सी उपाधि लौटाई थी? हाँ, ये लौटाई थी राय बहादुर की। इम्पोर्टेंट है, याद कर लोगे। राय बहादुर की उपाधि लौटाई थी। अच्छा आगे देखो, इनकी पत्नी
इनकी पत्नी क्या नाम था? इनकी पत्नी का जानकी बजाज। इनकी पत्नी जानकी बजाज ने भी राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया था। आपको एक प्रश्न और बता दें, ये जमनालाल बजाज 1938 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष बने। जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष बने। कौन? सेठ जमनालाल बजाज। इनकी पत्नी जानकी बजाज का भी जयपुर प्रजामंडल के आंदोलनों में योगदान रहता है। और इनकी पत्नी जानकी बजाज को 1956 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। एक बार प्रश्न देख लो, सेठ जमनालाल बजाज में क्या याद करोगे? गांधी जी के 5वें पुत्र, राजस्थान के बामासा। अच्छा, एक सत्याग्रह आश्रम की स्थापना 1921 में। अच्छा, एक प्रश्न और है, ब्रिटिश सरकार ने राष्ट्रीय ध्वज पर प्रतिबंध लगा दिया था, कोई राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराएगा। तो राष्ट्रीय झंडे पर प्रतिबंध लगाने पर नागपुर में झंडा आंदोलन चला था। तो नागपुर महाराष्ट्र में 1923 में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज सेठ जमनालाल बजाज ने फहराया था। और जमनालाल बजाज ने कौन सी उपाधि लौटाई थी? राय बहादुर की। कौन सी उपाधि लौटाई थी? राय बहादुर की। चलिए, ये हो गए हमारे जमनालाल बजाज।